हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिलती क्लासेस पर। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी मैम लेकर के आई हूँ कुछ जनरल स्टडीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट चर्चा करते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिया है मैंने यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। तो भाई इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बेनेगल नरसिंह राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर क्या है? यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर होगा कि बेनेगल नरसिंह राव जो है इनको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, या इन्होंने जो इसके रूप में कार्य किया था। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। तो न्यायविद बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और राव ने संविधान का मूल प्रारूप भी तैयार किया था। और बाद में ये यानी कि बाद में हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थानीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो गए थे। BN राव की मैं बात कर रही हूँ, तो बेनेगल नरसिंह राव। यस, आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह की अपनी कक्षा पर सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या होती है। कोई ग्रह अपनी कक्षा में और सूर्य से उसकी ज्यादा दूरी है, यानी कि सूर्य से अधिक दूरी को इसको क्या कहते हैं? उपसौर, अपसौर या अपभू या फिर उपभू। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर उस दूरी को कहते हैं हम उपसौर। आगे चलते हैं। उपसौर एक क्षुद्र ग्रह या फिर ग्रह धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होता है। एंड सबसे ज्यादा दूर जो होती है उसको कहते हैं हम क्या बोलते हैं? अपसौर, यानी कि वह अपसौर के विपरीत होती है जो सूर्य के सबसे ज्यादा दूर होती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता मिलने पर इंग्लैंड का सम्राट कौन था। तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय या जॉर्ज पंचम एंड जॉर्ज षष्ठ। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो इंग्लैंड का जो सम्राट था जॉर्ज षष्ठम थे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा गया। तो चार्ल्स बेबेज ने के द्वारा डिजाइन किया गया, यानी कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। सो इसको क्या नाम दिया गया? सुपर कंप्यूटर या फिर एनालिटिकल एग्निंग या फिर यहाँ पर ऑप्शन सी कैलकुलेटर या फिर यानी कि एब्सिक्यूस। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए कंप्यूटर का जो आविष्कार था ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। आगे बात करूं यहाँ पर, तो यह विश्लेषणात्मक इंजन एक मशीन है जिसे पहली बार 1837 में चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे पहले सामान्य यांत्रिक कंप्यूटर के लिए जो है अवधारणा माना जाता है। आगे बात करती हूँ, पुष्पहीन पौधों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमस, फेनोरोगेमस, जिम्नोस्पर्म या इंजीनियोस्पर्म। तो जो पुष्पहीन पौधे होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? उनको कहते हैं क्रिप्टोगेमस। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ पौधे हैं यानी कि कुछ प्लांट्स हैं। सो इन प्लांट को जो है हमने कुछ डिवाइड किया है तो अलग अलग तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत ताप उपकरणों के लिए हीटिंग तत्व बनाने में प्रयुक्त एक मिश्र धातु है। तो जो विद्युत ताप उपकरणों को हीटिंग तत्व बनाने में प्रयुक्त एक मिश्र धातु क्या है? जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम, सोल्डर या फिर इस्पात। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? नाइक्रोम जो है सही आंसर होगा। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल और क्रोमियम जो होता है ये मिला करके, कभी कभी लोहा भी इसमें होता है, वरना इन दोनों का निकेल और क्रोमियम को मिला करके नाइक्रोम बनता है। नाइक्रोम मिश्र धातु आमतौर पर जो होती है 80% निकेल होता है इसमें और 20% इसमें क्रोमियम होता है। तो इन दोनों को मिला करके इसमें कितना, यानी कि निकेल और क्रोमियम को मिला करके बनता है ये नाइक्रोम। आगे बात करूँ, ये नाइक्रोम जो होता है यानी कि नाइक्रोम में विद्युत प्रवाह और ऊष्मा का उच्च प्रतिरोध होता है।
और ये जंग और टिकाऊ के लिए भी बहुत प्रतिरोधी होता है, लगभग यानी कि 1400 सेंटीग्रेड पर ये एक बहुत तापीय गलनांक होता है इसमें। और आगे बात करूं सोल्डर के बारे में, तो सोल्डर टिन और तांबे से बना एक प्रकार का सीसा रहित मिश्र धातु है। मैंने बात करी सोल्डर की। अच्छा, सोल्डर में जो होता है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें गलनांक बिंदु क्या होता है, यानी कि इसमें जो इसकी गलनांक बिंदु सीमा होती है 450 सेंटीग्रेड, यानी कि फ़ारेनहाइट में अगर मैं काउंट करूं तो यानी कि 840 फ़ारेनहाइट से नीचे होती है, जो यानी कि धात्विक सतहों से जुड़ने के लिए पिघल जाती है। आगे बात करती हूँ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, गुप्त संबंध की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो गुप्त संबंध की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, या फिर कुमारगुप्त ने? तो भाई यहाँ पर जो है गुप्त वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है यानी कि गुप्त वंश की या गुप्त सामंत की स्थापना की थी। गुप्त सामंत की पूछा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालय नहीं है? तो भाई कौन एक ऐसा है जो ट्रांस हिमालय की नदी है, ट्रांस हिमालय नहीं है? चलिए आप मुझे बताएंगे, गंगा, यमुना, सिंधु या फिर रावी? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंधु जो है ये जो है यानी कि ट्रांस हिमालय नहीं है। ट्रांस हिमालय क्या होता है बेटा? ट्रांस हिमालय होता है यानी कि हिमालय के उस पार, हिमालय के पार वाला क्षेत्र, एंड हिमालय से निकली हुई नदियों को जो है हिमालय नदियां कहते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय में जो मैंने पूछा ना, ट्रांस हिमालय नदी है, तो सिंधु नदी जो है यानी कि एक ट्रांस हिमालय नदी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हिमालय नदियों को जो है दो समूहों में या दो उप समूहों में बांट दिया जाता है। एक ट्रांस हिमालय नदियां होती हैं और एक हिमालय नदियां होती हैं। मैं बात करूं यहाँ पर ट्रांस हिमालय नदियां कौन सी होती हैं, तो ट्रांस हिमालय नदियां वो होती हैं, ये नदियां हिमालय के पार से निकलती हैं। जैसे बात करूं सिंधु नदी है, सतलज है या ब्रह्मपुत्र नदी है। सो ये नदियां जो है यानी कि ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के पार वाले क्षेत्र से निकलती हैं। आगे मैं बात करूं हिमालय नदियों के बारे में, तो ये नदियां हिमालय से निकलती हैं। जो नदियां हिमालय होती हैं वे गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां होती हैं, ये हिमालय नदियां। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस राज्य में आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? कौन सा राज्य है, किस राज्य में आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? आप मुझे बताएंगे, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या केरल? सही उत्तर है यहाँ पर यानी कि गुजरात जो है, यानी कि गुजरात आंध्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी के बारे में मैंने बात करी है, सारस क्रेन, शत्रुमुर्ग या फिर पेंगुइन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर है ऑप्शन है सारस क्रेन की मैं बात करूं, सारस क्रेन। सो सारस क्रेन जो है यानी कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी है, जबकि शत्रुमुर्ग का जो है यानी कि अंडा सबसे बड़ा होता है। आगे बात करूं यहाँ पर यानी कि पेंगुइन और इनके कुछ साइंटिफिक नेम है, जैसे स्फेनिडिक्साइडी जो है यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है, एंड सारस का देख लेंगे आप, और यहाँ पर जो है यानी कि इसका शत्रुमुर्ग का देख लेंगे। आगे बात करती हूँ, गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन भारत का कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल सत्याग्रह, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मृत अंगों को आमतौर पर यानी कि फॉर्मेलिन में संग्रहित किया जाता है। फॉर्मेलिन क्या है? तो मैंने इसके बारे में पूछा है, फॉर्मेलिन के बारे में। फॉर्मेलिन क्या होता है? जलीय फॉर्मल्डिहाइड, या फिर जलीय फॉर्मिक एसिड, या फिर जलीय फेरिक फिटकरी, या फिर जलीय लोह सल्फेट? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा कि जलीय फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये फॉर्मेलिन होता है। ये मृत अंगों को आमतौर पर फॉर्मेलिन में ही रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, फॉर्मेलिन में देखते हैं यानी कि फॉर्मेलिन इसका सूत्र क्या होता है? CH और HO, यानी कि HCHO इसका सूत्र होता है, जो जल में यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का एक यानी कि बोरंग घोल है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मृत अंगों के संरक्षण के लिए किया जाता है।
आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील सांवर झील, बेम्बनाइट झील, चिल्का झील या फिर बुलर झील। सही आंसर क्या है यहाँ पर? बेम्बनाइट झील जो है, बेम्बनाइट झील भारत की सबसे लंबी झील की एक श्रेणी में आती है, तो सबसे लंबी झील बोली जाती है बेम्बनाइट झील। बेम्बनाइट झील की मैं बात करूं तो ये कहाँ, केरला वाले क्षेत्र में, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं। तो बेम्बनाइट जो है यानी कि ये बेम्बनाइट या फिर कयाल या फिर बेम्बनाइट कॉल भारत की सबसे लंबी झील है, जो केरल राज्य की सबसे बड़ी झील भी है, और भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील की श्रेणी में आती है। आगे बात करती हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो महाराजा रणजीत सिंह जो ट्रॉफी दी जाती है किस में दी जाती है? बैडमिंटन में, फुटबॉल में, हॉकी या फिर पोलो। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि हॉकी में जो है, हॉकी में आपको महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप दिया जाता है। यहाँ देखेंगे हॉकी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी मैं। तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप और यानी कि मुरुगप्पा गोल्ड कप और नेहरू ट्रॉफी एंड यादविंद्र कप एंड रंगास्वामी कप और गुरु नानक चैंपियनशिप एंड ध्यानचंद ट्रॉफी और बिपिन कप और आगा खान कप, ये सभी जो इतनी सारी ट्रॉफी हैं ये कहाँ दी जाती हैं? ये सारे के सारे यानी कि ये हॉकी में दी जाने वाली ट्रॉफी हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के इतिहास में पहला शिक्षा आयोग कौन था? तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहला शिक्षा आयोग कौन था? हंटर आयोग, रेले आयोग या फिर सैंडलर आयोग या फिर हार्टोग आयोग। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हंटर आयोग जो था आधुनिक भारत के इतिहास में पहला शिक्षा आयोग था। बात करते हैं इस पर। तो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल यानी कि उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने यानी कि 3 फरवरी 1882 को वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर यानी कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में पहला भारतीय शिक्षा आयोग जो नियुक्त किया था। तो ध्यान में रखना है, पहला शिक्षा आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 3 फरवरी 1882 को नियुक्त किया गया था। यहाँ पर कुछ आयोग हैं यानी कि कब कब गठित हुए हैं, तो सो आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, कौन सा आयोग कब गठित हुआ है, ठीक है, और किस गवर्नर या वायसराय की सदस्यता में और कौन कौन कमेटियां, ठीक है, किस किस। तो ये जो है सारे के सारे एजुकेशन कमेटी शिक्षा आयोग है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित आयोग, कब कौन सा आयोग कब गठित किया गया है, तो आप देख लेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो हंटर आयोग कब आया है, या फिर रिलीजियस कमीशन कब आया है, या फिर आपका सैलर कमीशन कब आया है, या फिर आपकी बात करें यहाँ पर हार्टोग आयोग जो है कमीशन कब आया है, सिंगापुर, सबके सब आप देख लेंगे। एंड गवर्नर भी उस समय कौन है ये भी आप देख लेंगे। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर में डैश डैश नहीं होता तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, या फिर असेंबलर, या फिर आपका यानी कि कंपाइलर, या फिर लोडर। तो कौन नहीं होगा किसकी अनुपस्थिति में? तो यहाँ पर जो होगा यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि जो आप प्रोसेसिंग नहीं दे सकता और फंक्शंस को। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संसाधनों को संभालता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सेवाएं भी प्रदान करता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, मतलब भी कोई प्रोसेस नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से हैं? तो भाई कौन से यानी कि गोल्फ खिलाड़ी हैं, गोल्फ खेल से संबंध रखने वाले खिलाड़ी हैं विजय सिंह, ये किस देश से हैं? मालदीव से हैं, यूएसए से हैं, भारत से हैं या फिजी से हैं? सही आंसर है ये फिजी के हैं, यानी कि कहाँ से हैं विजय सिंह? ये फिजी के खिलाड़ी हैं। गोल्फ खिलाड़ी यानी कि विजय सिंह ये जो है इंडो फिजियन फिजी के हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यही है विजय सिंह। चलिए आगे बात करती हूँ। इनका जो जन्म है यानी कि 1963 में हुआ था और 204 या 205 में ये है जो यानी कि 32 सप्ताह के लिए आधिकारिक विश्व गोल्फ यानी कि 2004-2005 में 32 सप्ताह के लिए आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग में नंबर 1 पर थे।
इन्हें जो है यानी कि द बिग फिजियन के रूप में उपनाम दिया गया था और उन्होंने जो है यानी कि 3 प्रमुख गोल्फ चैंपियनशिप जीते थे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वायुमंडल में यानी कि द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कौन सा पाया जाता है। तो वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में किसे कौन क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। ओजोन जो है वायुमंडल में द्वितीयक प्रशुद्ध यानी कि प्रदूषक है उसके रूप में पाया जाता है। इसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ। वायु प्रदूषकों को 2 भागों में मैंने बांटा है। पहले क्या है यानी कि प्राथमिक वायु प्रदूषण एंड द्वितीय वायु प्रदूषण। तो ये क्या है? प्राथमिक वायु प्रदूषक जो सीधे प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी से विस्फोट से निकलने वाली राख, वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड उद्योगों से निकलने वाली जो सल्फर ऑक्साइड गैस है। सो ये सब जो है यानी कि आपके जो है ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। अच्छा आगे बात करूं द्वितीय प्रदूषक को लेकर के, तो द्वितीय प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी प्रक्रिया में वायु में बनते हैं, और जैसे प्रकाश, रासायनिक धूम और कोहरा, या फिर यहाँ बात करूं पैराक्सीएटिसिल जो है यानी कि नाइट्रेट, ये जो है द्वितीय प्रदूषक है। आगे मैं बात करूं कुछ वायु प्रदूषक प्राथमिक और द्वितीय दोनों हो सकते हैं, अर्थात वे सीधे उत्सर्जित भी हो सकते हैं और अन्य प्राथमिक प्रदूषकों से भी बन सकते हैं। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि रेलवे यात्री कोच किस स्थान पर निर्मित होते हैं। तो रेलवे यात्री कोच किस स्थान पर निर्मित होते हैं आप मुझे बताएंगे? वाराणसी या फिर चित्तरंजन या पेरम्बूर या फिर चेन्नई। तो यानी कि जो रेलवे यात्री कोच होते हैं यानी कि जिसमें व्यक्ति बैठकर सफर करते हैं, सो एक तरीके से कहूँ रेल का वो कोच जिसमें व्यक्ति बैठते हैं, तो वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? सही आंसर है ये पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। कहाँ? पेरम्बूर में। पेरम्बूर में जो है यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दुनिया में एक अग्रणी रेल कोच निर्माण कारखाना है जहां पर यानी कि रेल कोच बनते हैं। चित्तरंजन लोको वर्क्स जो है यानी कि जो चित्तरंजन है वो लोको वर्क्स डीजल इंजन का उत्पादन करता है, और डीजल इंजन का उत्पादन वाराणसी और जमशेदपुर यानी कि जो है आपका जैसे आप जानते हैं टेल्को टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में भी किया जाता है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी? पहली महिला थी। तो भाई कौन सी पहली महिला है? यहाँ ऑप्शन को देख के राइट आंसर देना है। जुनको तबेई, संतोष यादव, वशेंद्री पाल या फिर अरुणिमा सिन्हा। सही राइट आंसर है यहाँ पर जुनको तबेई जो है, जुनको तबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। आज के ज्ञान को देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले कौन थे? यानी कि पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और यानी कि जो थी तेंजिंग नोर्गे। कब? 1953 में जो थे ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बने थे। पहली महिला की मैं बात करूं, कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है? तो जुनको तबेई जो थी यानी कि जुनको तबेई ये जो थी 1975 में जो थी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला थी जो चढ़ी थी। आगे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, तो 2 बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला कौन थी? संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली है। पहले 1992 में गई, फिर उसके नेक्स्ट 1993 में भी ये गई हैं। आगे बात करती हूँ। चलिए पहली भारतीय महिला की मैं यहाँ बात करती हूँ। तो पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी यानी कि 1984 में पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी। आगे बात करती हूँ पहली दिव्यांग महिला, यानी कि पहली दिव्यांग महिला जो थी कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। अरुणिमा सिन्हा जो थी 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी है। आगे बात करती हूँ यहाँ पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले। तो सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले जो है यानी कि माउंट एवरेस्ट पर ये कामी रीता शेरपा हैं। कामी रीता शेरपा सबसे ज्यादा चढ़ाई करने वाली माउंट एवरेस्ट पर महिला बनी है। 23 बार ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं और 2019 में इन्होंने 23वीं चढ़ाई कंप्लीट की है कामी रीता शेरपा ने। चलिए गाइस, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।